गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 62वीं वीडियो हमारी चल रही है और 10.2 एक्सरसाइज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक वीडियो नंबर 60 की जो रिपोर्ट है वो नहीं पहुंच पा रही है आपके पास, तो उसकी या तो PDF डाल दी जाएगी और या फिर आपको ग्रुप में वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे क्वेश्चन नॉर्मल है, कईयों ने तो कर भी लिए होंगे, तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं था वो। उसके बाद हम आते हैं अपने कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में ये लिखा है x³ अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और लिमिट है 0 से 1। ठीक है, ये कंडीशन दी गई है। सेम क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, इसमें कहीं पर कोई नयापन नहीं आ रहा है। ये बात मैंने परसों भी आपको बोली थी, पहले वाली वीडियो में भी बोली थी कि क्या कंडीशन आ रही है इसमें। प्रश्नावली नवी है ना, सारे क्वेश्चन पे प्रश्नावली नवी है। ये जो क्वेश्चंस दिए गए ना, ये नवी प्रश्नावली के हैं, लेकिन लिमिट लगाने से क्या बन गया, वो 10वीं बन गई। तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखिए। अनिश्चित समाकलन में भी आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं। अगर इसमें से लिमिट निकाल दें तो ये क्वेश्चन अनिश्चित समाकलन में चला जाएगा, तो इस क्वेश्चन को बना के दिया जा सकता है ना। अब हम इसको नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं। जैसे ये मान लिया कि माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दिया तो एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x dx बराबर 2t dt। ये हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और माइनस को हम इधर भेज देते हैं, तो x dx बराबर माइनस t dt हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक प्रॉब्लम है कि हमें चाहिए x dx और यहाँ पर क्या आ रहा है x³। तो x³ को आपको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इस चीज़ को, अभी तक देखिए हमें पता नहीं था कि क्या काम करना है, लेकिन जब हमने इसको माना तब हमें पता चला कि x के ये जो x है ना वो अकेला आना चाहिए और dx उसके साथ होना चाहिए। और यहाँ पर क्या चल रहा है, x³ चल रहा है। तो एक स्टेप यहीं से बढ़ा लेंगे कि 0 से 1 एक्स स्क्वायर एक्स dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। ये रटना नहीं है, मुझे नहीं पता ये कैसे आया, लेकिन जब हमने ये काम किया तब हमें यहाँ से हिंट मिल गई कि x dx होना चाहिए, यानी x की एक पावर आनी चाहिए और उसके साथ dx होना चाहिए। तो हमने इसके टुकड़े करके ऐसे लिख दिया। क्लियर हो गई बात। अब इसमें वैल्यूज़ डालिए जो हमारे पास यहाँ पर आई हैं। तो x dx इसकी जगह पर तो आ गया, माइनस को बाहर रखा, t dt। फिर ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर को आपने इधर भेज दिया, टी स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं कि पहले ये वाली वैल्यू, इसको ये वाली वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर की 1 माइनस टी स्क्वायर, और एक्स डी एक्स की जगह पर आ जाएगा, माइनस बाहर लगाई दिया, टी डी टी, और अपॉन में यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर माना हुआ है, इसमें वैल्यू डाल देंगे अंडर रूट टी स्क्वायर। अब देखिए ये जो टी स्क्वायर है और अंडर रूट भी है, तो यहाँ से टी आएगा, इस टी से ये वाला टी कैंसिल हो जाता है, दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये समाकलन के लिए रेडी है इस टाइम। लेकिन अभी एक गड़बड़ है, क्या चीज़, हमने लिमिट्स नहीं बदली हैं। ये जो लिमिट आपको दे रखी है, पहले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि ये जो लिमिट दे रखी हैं ये x के रूप की हैं, लेकिन अब क्वेश्चन आपका t के रूप में चेंज हो गया, तो ये जो लिमिट्स हैं वो t के रूप में कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं उच्च सीमा के लिए, उच्च सीमा के लिए उच्च सीमा है x बराबर 1। जब x बराबर 1 को यहाँ रखते हैं तो t का मान क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो टी स्क्वायर बराबर 0 हो गया, तो t बराबर 0 हो गया। तो ये स्थिति आ गई t बराबर 0। फिर आता है निम्न सीमा के लिए। निम्न सीमा के लिए, निम्न सीमा क्या आ रही है, देखिए निम्न सीमा है 0, यहाँ पर 0 कर दिया तो 1 माइनस 0 है ना, 1 माइनस 0 1 हो गया, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो t इक्वल टू क्या हुआ, 1, प्लस माइनस 1 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1 ही लेना है। तो ये स्थिति आ जाती है, x बराबर 0 रखने पर हमें मिला t बराबर 1। ठीक है, ये काम हो गया। अब एक चीज़ देखिए कि जो उच्च सीमा है वो तो 0 और जो निम्न सीमा है वो 1, तो उल्टा हो गया ना।
उच्च सीमा बड़ी होनी चाहिए, निम्न सीमा छोटी होनी चाहिए, लेकिन माइनस पहले से ही बाहर है। और ये बात मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस चीज़ को हम 10.3 में करने वाले हैं कि ये एक प्रॉपर्टी होती है निश्चित समाकलन की कि अगर कभी भी सीमाएं उल्टी आ जाती हैं, कि अगर उच्च सीमा नीचे आ जाए, निम्न सीमा ऊपर आ जाती है और ये चेंज हो जाते हैं वैल्यूज़, तो माइनस का चिन्ह ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। तो ये स्थिति हमारे पास रहती है। ठीक है, अब इसको हल करिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि माइनस तो है ही, 1 का करेंगे तो t आ जाएगा, t स्क्वायर का करेंगे तो t³/3 आ गया। ठीक है, ये 1 से 0 हो गया, लिमिट वही चल रही है। इनमें अब पहले उच्च सीमा रखेंगे वही तरीका वही रहेगा, उच्च सीमा का और निम्न सीमा का, है ना। तो पहले आपको रखना है उच्च सीमा, चाहे वो छोटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, रखिए मान इसमें। तो यहाँ रख देते हैं, माइनस बाहर चल ही रहा है, और पहले उच्च सीमा रखी, उच्च सीमा का मतलब 0 है, तो यहाँ पर आप 0 करेंगे, है ना, यहाँ पर भी 0 करेंगे तो 0 - 0 0 ही हो गया। तो इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 0 लिख के छोड़ दिया। अब निम्न सीमा रखिए, निम्न सीमा यहाँ रखते हैं तो 1 आती है। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं 1, फिर माइनस 1/3 हो गया, तो 1 - 1/3 हो गया। अब सॉल्व करिए, माइनस बाहर चल ही रहा है, इससे कुछ होगा नहीं। 1 - 1/3 तो ये आ जाएगा 2/3, तो -2/3, और ये माइनस अंदर जाता है तो इसको प्लस कर देगा और आंसर आ जाएगा +2/3। यानी जो कंडीशन हमारे पास आई इस क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, 2/3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लें या इसको पॉज कर लें, और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, ये पैटर्न भी पहले आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो पैटर्न आ रहा है कि π/2 से पाई, नंबर 15 π/2 से पाई तक, और 1 - sin x अपॉन 1 - cos x, 1 - sin x और अपॉन 1 - cos x dx। तो ये जो पैटर्न है, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप इस काम को पहले कर चुके हैं। और कहाँ कर चुके हैं, आपको याद आ रहा होगा कि जब हम इस काम को कर रहे थे तो निश्चित अनिश्चित समाकलन के अंदर हमने ये काम किए हैं, आए हैं शायद 9.2 में कर चुके हैं हम ये काम। तो इस तरह की अगर सिचुएशन हमारे पास आ जाती है तो पहले तो ये देखिए कि भाई हम कितने प्रकार से इसको खोल सकते हैं। 1 - sin x का कोई फार्मूला नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन 1 - cos x का तो है। 1 - cos x का एक फार्मूला है, और जाने कितनी बार रिपीट किया है हमने उस चीज़ को। तो यहाँ आप कर लेते हैं इसको इस टाइप से कि π/2 और पाई है ना, π/2 से पाई ये लिमिट चल रही है। 1 को हम एज इट इज़ रख देते हैं, कुछ नहीं करते, sin x की जगह पर रख देते हैं 2 sin x/2 और cos x/2, और अपॉन में क्या आएगा 2 sin स्क्वायर x/2। कोई फार्मूला साइड में मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फार्मूले हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये दोनों फार्मूले आपको यहाँ साइड में लिख देने हैं। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है। अब इसमें अलग अलग करके वैल्यूज़ डालिए, अलग अलग कर देंगे इसको। तो π/2 और पाई, 1 अपॉन में ये आएगा 2 sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2, और अपॉन में 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आती है। अब देखिए क्या कंडीशन बन रही है, π/2 आ गया, यहाँ पाई हो गया, इसको लिख देंगे 1/2, sin स्क्वायर है ऊपर ले जाइए, इसको क्या बन जाएगा ये cosec स्क्वायर x/2, है ना, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin x/2 से 1 sin x/2 कैंसिल हो गया, बचा क्या cot x/2 हो गया, ये dx हो गया। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए अगर यहाँ पे e की पावर x होता, अगर इस जगह पे e की पावर x होता ना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनने वाला था, क्योंकि ये fx बन रहा है और ये
इसका एफ डैश एक्स बन रहा है। जो ये पद आ रहा है ना उसी का अवकलन ये वाला आ रहा है, ठीक है, कंप्लीट अवकलन आ रहा है। तो ई की पावर एक्स होना चाहिए था, लेकिन ई की पावर एक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इनको किसी और तरीके से कोशिश करते हैं। भाई कोई और तरीका क्या बन सकता है कि इन्हें अलग अलग कर दें, अलग अलग कर दें तो क्या बन जाएगा, सीधा फॉर्मूला। चलो यही करना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, और ई की पावर एक्स लाने का भी कोई तरीका नहीं बन रहा है। अगर ई की पावर एक्स आ जाता है तब तो एक लाइन में और होता और आंसर आ जाता। इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो π/2 से पाई, 1/2 को बाहर करिए, कांस्टेंट है, यहाँ आ जाता है cosec स्क्वायर x/2, ये dx हो गया, फिर माइनस π/2 से पाई, ये हो जाएगा cot x/2 और dx। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ गई। फार्मूला लगाइए। देखिए अब नेक्स्ट है, इसमें जब हम डायरेक्ट अपने जो फार्मूले हैं उनको साइड में लिखते रहिए, बार बार बोल रहा हूँ मैं ये बात। और यहाँ आ गया 1/2, इसका समाकलन करते हैं cosec स्क्वायर एक्स का। cosec स्क्वायर एक्स, यहाँ पर x/2 है, तो cosec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस, तो माइनस को बाहर यहाँ लगा देते हैं, और cot x/2 ये हो गया। तो cosec स्क्वायर एक्स का तो हो गया माइनस cot x, है ना, एक कंडीशन तो ये। और क्या करना है, x/2 भी तो आ रहा है। इस x/2 का मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था, वैसे तो t मान के करते हैं, पर यहाँ पर t मान के करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो मैंने आपको ये बताया था कि जब अवकलन होता है तो 1/2 गुणा हो जाता है, बाहर आ जाता है, लेकिन जब समाकलन हो रहा है तो 1/2 का डिवाइड होगा। जब 1/2 का डिवाइड होगा तो वो कहाँ जाएगा, वो 2 निकल के बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और ये समाकलन इसका कंप्लीट हो गया। अब ये आ जाता है π/2 और पाई, फिर माइनस, अब इधर आ जाइए, cot x का क्या होता है, log sin x, और x की जगह पर ये चल रहा है। फिर जब x/2 का करेंगे तो x/2 का क्या होता है, फिर वही चीज़ आएगी कि अगर अवकलन हो रहा होता जब तो 1/2 गुणा में आता, लेकिन अब समाकलन है तो 1/2 भाग में आएगा, इसको हम इधर ही रख लेते हैं। आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है कंप्लीट, और लिमिट लगा दी π/2 से पाई। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कंप्लीट। अब इनमें लिमिट लगाइए, बस लिमिट का ही काम है। ये दोनों कट ही गए, माइनस बाहर चल ही रहा है, और पहले हम पाई लगाते हैं। पहले उच्च सीमा रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर निम्न सीमा रखेंगे। तो cot π/2 हो गया, माइनस, फिर ये रखेंगे तो cot π/4 हो गया। ठीक है, x की जगह पर π/2 रख दिया तो π/4 हो गया। फिर इधर आ जाइए, -2 बाहर चल ही रहा है, पाई यहाँ रख दिया तो log sin π/2, है ना, एक तो ये हो गया, माइनस log sin π/4, एक ही हो गया, रख दिए मान। अब क्या करेंगे, माइनस। अब देखिए cot π/2 की वैल्यू क्या होती है, cot π/2 की 0, cot 90 डिग्री 0 होता है। cot π/4 का, वो π/2 की, हाँ cot π/2 की वैल्यू तो 0 होती है। cot π/4 कितना होता है, 1 होता है। tan π/4 और cot π/4 45 डिग्री का मान 1 होता है। फिर -2 चल रहा है, log π/2। अब देखिए π/2 sin π/2 आ रहा है, sin π/2 की वैल्यू 1 होगी, लेकिन log 1 बन रहा है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर आ गया 0। फिर माइनस साइन log sin π/4, और sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 log के साथ अटैच होगा, तो माइनस log 1/√2। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब इनको आप सॉल्व करिए। अब देखिए इसमें क्या वैल्यू बनती है, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसी को प्लस करेगा, तो यहाँ तो 1 हो गया प्लस का, ये 2 इससे गुणा होता है 0 ही हो जाएगा, इससे गुणा हुआ तो प्लस का 2 हो गया, तो प्लस का 2 log 1/√2। अब इसको, ये जो 1/√2 है इसको आप उल्टा कर दीजिए, है ना, उल्टा करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ये सारी बातें पहले हम कर चुके हैं, ये हो गया। फिर यहाँ पर ये 1/2 पावर आएगी, रूट है, रूट का मतलब 1/2 पावर आ रही है, 1/2 पावर आ रही है, लॉग की प्रॉपर्टी के कारण 1/2 यहाँ जाएगा। ठीक है, इससे ये कट गया, तो बचा क्या, 1 - log 2, ऐसे भी लिख सकते हैं।
ये भी ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा और एडजस्टमेंट है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, आप लिख लीजिए, इसको रफ नहीं है, इसी के नीचे चलेगा। या तो आप यहाँ छोड़ दें तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी और हो सकता है थोड़ा सा। ये जो 1 है ना, इस 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं log e, बेस में तो e होता ही है, ठीक है, और log 2 चल रहा है, माइनस log 2। अब क्या करेंगे, log की प्रॉपर्टी लगाई, जब log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या कंडीशन बनती है, e यहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है, तो वैल्यू क्या बन गई, e/2, ठीक है। ये आंसर आपका हो जाता है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, पर मैंने पहले भी बोला था कि कोशिश आपको ये करनी है कि जहाँ तक भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वहाँ तक हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप लिखना तरीके से, यहाँ लाइन बना देता हूँ मैं, ऐसा ना हो जाए कहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा लिख लो, इस तरह से, है ना, और लास्ट में फिर वो वाला, इसको ढंग से नोट करिए। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। नंबर 16, देखिए नंबर 16 में है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आ रहा है 0 to π/4, 0 to π/4, और ये चल रहा है dx 4 sin स्क्वायर x और 5 cos स्क्वायर x, तो dx अपॉन 4 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x, ठीक है। अब ये जो कंडीशन यहाँ पर आई, अब देखिए ये आ चुका है, पहले भी कई बार रिपीट हुआ है ये वाला, बस यहाँ पर लिमिट आ गई इसलिए कुछ ये नया प्रकार बन गया। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम tan और sec में कन्वर्ट करते हैं, ये बात मैंने आपको नवी प्रश्नावली में भी कई बार बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम tan और sec के अंदर अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें हर में cos स्क्वायर x से गुणा और भाग करना पड़ेगा, ठीक है, गुणा और भाग करने पर जब इसमें गुणा और भाग करते हैं तो वैल्यू बनती है 0 से π/4, यह एज इट इज़ रहेगा। ये dx हो गया, इसमें भी अभी कोई चेंज नहीं कर रहे, यहाँ आ जाइए बस, तो 4 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पर हमने भाग कर दिया और यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, तो क्वेश्चन में तो कोई चेंज नहीं आया ना, क्वेश्चन अब भी वही का वही है। ये cos स्क्वायर एक्स हट के ऊपर चला गया, यानी 1 अपॉन जो cos स्क्वायर एक्स होता है वो क्या बन जाता है, वो बनता है sec स्क्वायर एक्स। तो ये तो हो गया sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन में, आप इधर आ जाइए, 4 एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, है ना, क्या बन जाता है tan स्क्वायर, तो ये tan स्क्वायर एक्स हो गया। cos स्क्वायर में cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कट गया, बचा क्या, सिर्फ 5। अब इसको tan x को हम t मान लेते हैं, वैसे ये 4 भी हटाना पड़ेगा, इसको अभी अगले स्टेप पे बाद में हटा लेंगे, ठीक है। अब पहले हम कर लेते हैं, इस tan को t मान लेते हैं, तो tan x बराबर t, जब tan x को t मानेंगे तो क्या आ जाता है, sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो गया, यहाँ तक ठीक है। लिमिट भी बदल लीजिए साथ साथ, यहाँ पर आता है उच्च सीमा, तो उच्च सीमा के लिए क्या कंडीशन बनती हैं, हमें दिया गया है x बराबर π/4, जब x बराबर π/4 होता है तो t बराबर क्या आ जाएगा, tan π/4 हो गया, और tan π/4 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। यहाँ ये वैल्यू हुई। उसके बाद है निम्न सीमा, तो निम्न सीमा के लिए क्या कंडीशन आएगी, x बराबर 0 है, x बराबर 0 तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर कंडीशन क्या है कि भाई 0 आ रहा है तो tan 0 का वैल्यू क्या होती है, ये 0 होता है, हो गया। तो ये स्थिति हमारे पास बन जाती है। अब जो क्वेश्चन हमारा नया तैयार होता है वो क्वेश्चन ये है कि 0 to 1 हो गया,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ रहा है, इसकी जगह पर हम लिख देंगे डी टी और अपॉन में 4t स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, 4t स्क्वायर प्लस 5 है और यहाँ से ये जो 4 आ रहा है, अब आपको पता है सूत्र बन रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो 4 है ना, हमेशा पेपर में जब भी कोई कुछ सवाल मिलता है ना तो हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं, वो क्या सोचेंगे कि 2t का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें आपको ये नहीं करना कि भाई 2 और t का होल स्क्वायर कर दिया, हमें यहाँ पर t स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जो कुछ भी मिलता है उसको अकेले रखना है। तो ये 4 हटेगा, ये 4 हटेगा तो क्या करना पड़ेगा फिर, 0 से 1 ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब आप 4 से गुणा भाग कर देते हैं तो जो गुणा हुआ वो तो बाहर आ गया और जो भाग हुआ है उसको मैं लिख देता हूँ ऐसे। देखिए ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ये डिटेल आप कर चुके हैं, नवी प्रश्नावली में भी की है हमने। यहाँ से 4 का भाग लगाया तो 4 हट गया, 4 का भाग इसमें लग गया तो 5/4 हो गया। लेकिन हमें पता है स्क्वायर, ये सूत्र बनाने के लिए हमें इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 5 को तो हमने लिख दिया √5 और 4 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, हो गया फार्मूला। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, tan इनवर्स के बराबर होता है ना, tan इनवर्स वाला फार्मूला बनता है। तो 1/4 तो एज इट इज़ जैसे ही चल रहा है, 1/a तो 1/a की जगह पर ये √5 यहाँ आया और 2 ऊपर आ जाएगा तो 1/a हो गया। फिर tan इनवर्स x/a, x की जगह पर t चल रहा है, a की जगह पर √5 और 2 को मैं ऊपर रख देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये हो गया। कांस्टेंट को हमने बाहर रख लिया है, कांस्टेंट में कोई लिमिट वगैरह लगती नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये कट गया है ना, ये कटेगा तो 1/2 √5 आ गया, 1/2 √5। अब यहाँ पर देखिए लिमिट लगाइए, इसमें हम 1 की जगह लिमिट लगाते हैं तो tan इनवर्स 1 की जगह, ये t की जगह पर 1 रख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 2/√5 माइनस tan इनवर्स, यहाँ पर t की जगह पर जब 0 रखेंगे, निम्न सीमा रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये पूरा ही 0 हो गया और इसको मैंने लिख दिया 0। ठीक है, अब tan इनवर्स में ये वाली वैल्यू तो हम निकाल नहीं पाएंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं। लेकिन tan इनवर्स 0 का मान तो 0 ही होता है ना, तो ये पोर्शन हट जाएगा, बचेगा क्या 1/2 √5 tan इनवर्स और 2/√5। ठीक है, ये स्थिति हमारी हो जाती है और इसको अब आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 0 से π/2 sin x प्लस cos x। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आया था 9.2 में, है ना, उस क्वेश्चन में से इसको निकाला है, डायरेक्ट नहीं है, बीच में से कुछ स्टेप के बाद जैसे हमने इसको सॉल्व किया 9.2 को, और क्वेश्चन था हमारे पास 1 - tan x वाला। 1/1 - tan x मैंने आपको बताया था, 1/1 + tan x, 4 प्रकार के क्वेश्चन बताए थे, 1/1 + cot x और 1/1 - cot x, इस तरह के 4 प्रकार थे। और इन चारों में से जब हम इन चारों को सॉल्व करेंगे तो इसी प्रकार की कंडीशन हमारे पास तैयार होती है बीच में कहीं पर। ठीक है, कुछ सॉल्यूशन करने के बाद, तो वही सॉल्यूशन हमको यहाँ पर करना है और इसके बाद ही करना है उस चीज़ को। अब देखिए कैसे होगा कि ये जो कंडीशन है, सबसे पहले तरीका वही है जो वो क्वेश्चन बताया ना, उसी के अकॉर्डिंग तरीके से ये वाला होगा, वही के वही सेम तरीके हैं। अब अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपको याद करना चाहिए वैसे कि कौन सा तरीका हमने यहाँ पर यूज़ किया था। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस जगह पर पहले 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्वेश्चन में आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो क्वेश्चन तो कभी भी चेंज होगा ही नहीं, है ना। 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया। अब ये जो 2 sin x है, ये 2 sin x क्या बोलता है कि भाई आपको sin x को 2 जगह रख लेना है, तो sin x को आप 2 जगह रख लो। तो 0 से π/2 हमने लिख दिया इसको sin x प्लस sin x और अपॉन में sin x और प्लस cos x और dx हो गया। सही है, हो गया ना। अब देखने में तो क्या लग रहा है कि भाई ये दोनों सेम है, पर सेम थोड़ी है। दोनों में इधर आ जाए sin x और यहाँ पर आ रहा है cos x,
तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। इसको अभी हम थोड़ा सा और काम करते हैं इसके अंदर कि ये जो 2 sin x था उसको हमने sin x प्लस sin x लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल में कोई चेंज नहीं हुआ। और इसी के अंदर ही cos x को जोड़ देते हैं और cos x को घटा देते हैं। cos x को जोड़ दिया, cos x को घटा दिया, तो जो संख्या हमको यहाँ नीचे मिल रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जोड़े तैयार करने हैं। जैसे यहाँ पर sin x cos x आ रहा है तो यहाँ पर भी sin x cos x आ रहा है। इन दोनों को लेते हैं पहले ना, इस वाले को और इस वाले को, तो ये बन जाता है 1/2 0 से π/2। पहले इन दोनों को ले लेते हैं, तो ये sin x प्लस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x, ये dx हो गया, कर दिया अलग। उसके बाद में ये sin x आ रहा है, ये माइनस का cos x आ रहा है, इसको अलग कर दीजिए। 1/2 इसके साथ भी चलेगा, तो 1/2 हो गया, 0 से π/2 हो गया, यहाँ से तो आ गया sin x, यहाँ से आ गया cos x, अपॉन में आ गया sin x प्लस cos x और dx हो गया। इसको काट देते हैं, ये दोनों कट गए। कटने के बाद 0 से π/2 दोनों कटे और यहाँ dx आ गया प्लस 1/2। अब देखिए इसमें हमें कुछ चेंज करने हैं, है ना, तो हम इसके अंदर चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये तो I1 होता है, ये I2 होता है, तो जब आप इसके अंदर कोई चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे I2 के लिए, मतलब हमें t वगैरह जो भी मानना है, जो भी काम करना है उसके लिए हम यहाँ पर I2 लिख लेते हैं इसको। तो I2 के लिए क्या कंडीशन है, देखिए इसको हम मान लेते हैं कि sin x प्लस cos x बराबर t, तो sin x का अवकलन cos x का माइनस sin x और dx बराबर dt हो गया। सही है यहाँ तक। अब ऊपर क्या आ रहा है, sin x माइनस cos x, इसका मतलब यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो रहा है वो तो उल्टा प्राप्त हो रहा है। तो माइनस कॉमन निकालते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो sin x माइनस cos x हो गया, है ना, ये dx हो गया। अब यहाँ का जो माइनस है उसको हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का dt। तो वैल्यू क्या मिल गई हमको, ये जो प्लस है ये तो मिल गया माइनस का, उसके बाद में ये बन गया dt, ये बन गया t। अब जब हमने t माना है तो मैं आपको कई बार बोल चुका, जैसे ही आप t मानते हैं लिमिट को चेंज करिए। कुछ विशेष कंडीशंस पे लिमिट चेंज नहीं होती हैं, लेकिन हमें हर बार ये काम करना है, ठीक है। पेपर में ऐसा कभी नहीं मिलता सवाल जिसमें लिमिट चेंज ना हो। तो इसी के साइड में अब आप लिखते हैं यहाँ पर उच्च सीमा के लिए, तो उच्च सीमा के लिए उच्च सीमा क्या आ रही है, π/2। तो अगर x बराबर π/2 है तो t बराबर क्या होगा, देखिए π/2 का मतलब 90 डिग्री हो गया, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 1 आ गया ना, तो यहाँ आ गया t बराबर 1। और निम्न सीमा के लिए, निम्न सीमा के लिए x बराबर 0, x बराबर 0 आ रहा है। जब x बराबर 0 आ रहा है तो t बराबर क्या होगा, साइन 0 का मान 0 होता है, सब जानते हैं भाई साइन 0 का मान 0। लेकिन cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान 1 हो गया, 1, तो यहाँ पर तो 1 आ गया, 1 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए, तो t बराबर 1, ठीक है। यहाँ से 0 से π/2 और दोनों के मान सेम आ रहे हैं, तो ये गुणधर्म वाली प्रॉपर्टी बन रही है। वैसे तो गुणधर्मों में चली जाती है, ये 10.3 की प्रॉपर्टी है, पर यहाँ पर दोनों सेम है तो आप सेम ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ऐसे ही रख लेते हैं इसको। फिर उसके बाद में यहाँ से 1 से 1 रख लिया और इससे हल कर देते हैं, तो यहाँ आ जाता है 1/2, इसकी वैल्यू आ गई x, dx का समाकलन करेंगे x आएगा 0 से π/2 हो गया, ठीक है यहाँ तक। फिर इधर आ जाइए, माइनस 1/2 आ रहा है, log t बन रहा है, तो log t और क्या जाएगा 1 से 1, है ना। वैसे ये कंडीशन जो आती है ना 1 से 1 वाली, ये अभी एग्ज़ाम में जब आपको मिलती है तो आप इस वाले तरीके से करेंगे ही नहीं। 10.2 का तरीका हम यूज़ ही नहीं करेंगे, हम 10.3 का तरीका यूज़ करेंगे, पर अभी 10.3 हमने की नहीं है, गुणधर्म हमने पढ़े ही नहीं है, तो हम अभी उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि ये सवाल एज इट इज़ आपको वहाँ पे भी मिलेगा, तो मैं इसके बारे में और ज़्यादा अच्छी जानकारी दे दूँगा, लेकिन अभी मैं दूंगा तो वो आपके समझ में भी नहीं आएगी बात क्या मैटर चल रहा है। लिमिट लगा दीजिए, तो 1/2 ये चल ही रहा है, यहाँ π/2 रख दिया, यहाँ 0 हो गया, और ये आपको पता ही है, देखिए इसमें हम करें या ना करें एक ही बात है। log 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 आएगा तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ भी log 1 आएगा वो भी वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा ही 0 हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है π/4,
तो ये आई की वैल्यू बन गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं।